हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्नावली दूसरे का पहला अभ्यास यानी कि प्रश्नावली 2.1 और उसमें हमने कुछ सवालें करी हुई थी और कुछ सवालें बच गई थी। अब जो सवालें बच गई थी उसको इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और उनको सॉल्व करते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन पहले मैं पढ़ूंगा और वो क्वेश्चन आपका है 7वां। 6 सवाल तक हो गई थी ना। तो देखो क्या है 7वीं सवाल आपकी कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर, ठीक है। और कह रहा है कि इनके बीच में चिन्ह बड़े या छोटे का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए, ठीक। अब देखो पहले क्वेश्चन लिखता हूं क्या है। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों 7वें का पहला मैं लिख रहा हूं, ठीक। पहला क्वेश्चन है आपका 530, क्या है 530 और 503, ठीक है। अब इसमें आपको कहा है कि संख्या रेखा पर कौन सी संख्या किस संख्या के बाएं ओर होगी। तो देखो इसमें कौन सी, अब इसमें संख्या रेखा बनाने की आपको जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखो ये है 530, देखो 500 दोनों में है, लेकिन ये देखो यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 3 है। तो 30 और 3 में कौन बड़ा होता है, 30 बड़ा होता है ना, मतलब कि ये वाला। अब ये कह रहा है कि छोटे या बड़े का निशान लगाओ। ये मैंने बताया था कि ऐसे चिन्ह होता है ना, ऐसे वाला, मतलब कि अगर इस तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये बड़ा है, इस तरफ बंद है तो क्या होगा, वो छोटा होगा। तो यही चीज इसमें लगाना है। तो पहले लिखेंगे कि 503 संख्या, यहां पर लिख देंगे संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर है, बाईं ओर है। अब क्या करेंगे, आप चिन्ह लगा देंगे। यहां पर अगर 530 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं आप, या फिर अगर आपको इस तरफ लिखना है 530 अगर इस तरफ लिखते हैं तो देखो वही बात होगी। 503 आपने यहां पर लिखा और इस तरफ कर दीजिए 530। देखो ये चिन्ह का जो जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो क्या है, बड़ा है, और जिस तरफ बंद है वो छोटा है। दोनों में वही चीज है, बस हमने क्या किया 530 को यहाँ पर इधर रख दिया और 503 को इधर रख दिया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों। और ये वाला ज़्यादा सही है क्योंकि देखो इसके बाईं तरफ क्या है 503, वही चीज़ कहा है ना कि संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर है, और यही हमसे पूछा भी है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी 7वीं की पहली सवाल। बाकी की सवालें भी ऐसी हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो बी वाली सवाल आपकी है 370 है और 307 है। देखो बच्चों अब इसमें क्या है, ये ए सवाल थी, ठीक है। ये 370, देखो दोनों में 300 है, लेकिन अब हमको देखना है कि 70 बड़ा है कि 7। तो इसमें तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। 70 जाहिर सी बात है कि यही बड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो 307 है किसके बाईं ओर होगा, 370 के, ठीक है। देखो हमने बाईं ओर लिख दिया, आप ऐसे भी लिख दीजिएगा। अब छोटा कौन सा है भाई, 307 है, तो क्या करेंगे, इसको चिन्ह इस तरफ से लगा देंगे। जो छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। ये समझ में आ गया ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या है, आपका डी वाला है, डी वाला है 98,765, 98,765, और क्या है 56,789, 56,789। देखो यहां पर है कितने हजार, 98,000, और ये कितना है 56,000। अब यहीं से देख लो कि 98 बड़ा होता है कि 56 बड़ा होता है, तो कौन सा बड़ा होता है, 98 बड़ा होता है ना।
तो इसका मतलब क्या होगा कि संख्या रेखा पर अगर हम देखेंगे तो ये 56,000 जो होगा 56,789, ये बाईं ओर होगा 98,765 के। इतनी बात समझ में आई? तो क्या करेंगे, इसको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 56,789 और इसको भी लिख लेते हैं 98,765। अब इसको हमने देखो दाईं तरफ लिखा है इसके, अब या इसको कहो कि इसको हमने लिख दिया है इसके बाईं तरफ, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है। हम दाईं तरफ जिस संख्या रेखा पर जितना भी हम दाईं तरफ जाएंगे वो संख्या उतनी ही बड़ी होती जाएगी, इसको भूलना मत। इसका मतलब ये दाईं तरफ है तो ये बड़ा है, तो बड़े का चिन्ह कैसे लगाएंगे, जिस तरफ बड़ा होगा उसका उस तरफ इसका मुंह खुला रहेगा, जिस तरफ छोटा रहेगा वो क्या होगा, मुंह बंद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया डी, ये आपकी सी सवाल थी, ठीक है ना बच्चों, सी सवाल थी। अब देखते हैं हम डी वाली सवाल। डी वाली सवाल क्या है आपकी, 9830,415, ठीक है, और उसके आगे दिया है आपका 1002,3001। अब इसको हम पहले पढ़ते हैं कि कितने हजार या कितने लाख है। देखो यहां से कैसे देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 98 लाख है ये, ठीक है, 98 लाख। अब इधर से देखते हैं यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। ये है 1 करोड़ और ये है 98 लाख। तो 1 करोड़ बड़ा होता है बच्चों की 98 लाख बड़ा होता है। तो आप कहोगे कि सर क्या होता है, 98 लाख छोटा होता है और 1 करोड़ बड़ा होता है, यानी कि इसमें कौन सा दाईं ओर रहेगा और कौन सा बाईं ओर रहेगा। अब ये जो छोटा है, छोटा कौन सा, 98,000 वाला, तो ये इसको हम क्या करेंगे, बाईं तरफ ही लिखेंगे। क्या हो जाएगा, इसको हमने बाईं तरफ लिख दिया और इसको दाईं तरफ। ये तो पहले से भी लिखा हुआ था, लेकिन हमको थोड़ी ना पता है कि कौन सा बाईं तरफ, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, ठीक है। इसको देखेंगे उसके बाद ही हम बाईं और दाईं तरफ लिखेंगे। तो ये अब क्या करेंगे, इसको दाईं तरफ लिख देते हैं 100230001, ठीक है। ये बड़ा है तो क्या करेंगे, इसकी तरफ हम क्या करेंगे, ऐसा चिन्ह लगा देंगे। जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला, जो छोटा है उसकी तरफ क्या होगा, मुंह बंद रहेगा। ये बात समझ में आ गया बच्चों, ये आपकी 7वीं सवाल थी, बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं 8वीं सवाल पर। आपके क्या है, 8वीं सवाल में आपको दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अब आपको बच्चों सत्य और असत्य छांटना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि ये कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, ठीक है, मतलब ये कह रहा है। अब इसमें आपको बताना है कि सत्य है असत्य है। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि प्राकृत संख्या होती क्या है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछली वीडियो में भी। अगर नहीं पता तो देखो क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, जैसे कि 1 2 3 4 5 और डॉट 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 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनगिनत या फिर असंख्य, कुछ भी कह लो, जो कि हम गिन न सके वहां तक, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 1 से। तो क्या अब इससे भी छोटी कोई संख्या हो सकती है प्राकृत में? नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है कि 1 सबसे छोटा है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। इसका क्या मतलब है कि ये जो कह रहा है कि ये गलत कह रहा है, ठीक है। आपका ए वाला सवाल क्या होगा, गलत होगा, ठीक, गलत होगा, या फिर कह दो कि असत्य या असत्य, क्योंकि देखो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है ना, तो 1 ही होगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब दूसरा सवाल आपका है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती होता है। यह भी मैंने बच्चों बता दिया था। पूर्ववर्ती मतलब होता है कि कोई भी संख्या हो उसके एक पहले की संख्या। तो 399 के अगर पहले की बात करें तो वो होगा 398, और इसमें कह रहा है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। इसका मतलब कि ये भी क्या है, असत्य ही है, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा बच्चों, ये भी
ठीक है, बी वाली सवाल थी आपकी ये क्लियर हुआ। अब देखो हम तीसरी चलते हैं, क्या है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब देखो पूर्ण संख्या भी मैंने बताया हुआ था, तो अगर फिर भी नहीं याद है तो क्या करूंगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान देना बस, और कुछ नहीं अंतर है इसमें। तो क्या कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, तो आप बताइए क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे छोटा कहां से स्टार्ट हो रहा है पूर्ण संख्या, 0 से, 0 से, तो क्या हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा सत्य। ठीक है, बहुत ही आसान ये सारे क्वेश्चन हैं, ये हो जाएगा आपका सत्य। चलो अब देखते हैं डी वाली सवाल क्या है। कह रहा है कि 600 संख्या 599 का परवर्ती होता है। अब ये बताइए कि परवर्ती होता क्या है। मैंने बताया था ना, परवर्ती का मतलब होता है कि आगे आने वाली संख्या, मतलब आगे की में जैसे कोई संख्या दी हुई है उसमें एक हम जोड़ देंगे, वही संख्या होती है। देखो 599 का है, 599 एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। और यही कह भी रहा है कि 600 संख्या 599 का परवर्ती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डी वाला आपका सही है। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं, आगे वाली सवाल क्या है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब ये जो प्राकृत संख्या दिख रही है, क्या ये पूर्ण संख्या है। देखो बच्चों, अगर इसमें से ये जो पूर्ण संख्या लिखी हुई है ऊपर, अगर इसको 0 छिपा लें तो ये जितनी भी बचती है क्या है, प्राकृत संख्या ही तो है। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या है, तो ये क्या होगा, सही है। क्या कहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चलो अगली क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ई के बाद एफ वाली सवाल है, वो है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। अब मतलब ये कह रहा है कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है सभी। तो देखते हैं, देखो यहां पर प्राकृत संख्या है और देखो पूर्ण संख्या में क्या है, 0 भी है। इसमें क्या 0 है, नहीं है। इसका मतलब कि अगर मैं चाहूं कि पूर्ण संख्या को इसमें रख दूं, इसके अंदर रख दूं, तो नहीं रख सकता बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये आपका एफ वाला जो सवाल है वो है गलत, यानी कि असत्य है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे, असत्य। ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, अब उसके आगे का क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूं। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है भाई, देखो यहां हमने 0 1 2 3 4 लिखा, उसके आगे भी लिख सकते थे 5 6 7 8 9 10। देखो अगर यहां पर बच्चों मैं लिख दूं 10, ठीक है, 10 भी तो एक पूर्ण संख्या है। अगर इसका कहूं कि पूर्ववर्ती संख्या लिखो बच्चों, तो क्या करोगे, इसमें से 1 घटाओगे। अगर इसमें से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब ये जो 9 आया ये भी तो पूर्ण संख्या ही तो है। इसका मतलब है कि ये जो बोल रहा है, क्या कह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगला जो आपका आएगा जी वाला, ये असत्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा, असत्य। अब देखिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। क्या है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब देखो यहां से, अभी ये क्वेश्चन शायद आया भी था, ये जो 0 दिख रहा है सबसे छोटा है ना पूर्ण संख्या में, तो कहां से सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 1,
यही कह रहा है। देखो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब है कि ये गलत है जो ये पूछा है क्वेश्चन में, क्योंकि 0 सबसे है छोटा पूर्ण संख्या, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 तो ही होगी। ये आपका कौन सा सवाल था, ये था एच वाला सवाल आपका असत्य है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि एक कम। अब देखो प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 है, ठीक है। अब इसके अगर हम इसमें से 1 घटा दें तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती है। तो यही कहा है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, सत्य है। ठीक है, आई वाला क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो इसमें ये गलत है, मतलब कि असत्य है। क्यों असत्य है, ये है पूर्ण संख्या और इसमें है 1। अब 1 का पूर्ववर्ती लिखना चाहे तो 0 हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी कि ये वाला सवाल आपका इसमें होगा असत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखो के वाली सवाल है आपकी कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है। अब ये बताओ बच्चों, 11, 12 उसके बाद क्या आता है 13, लेकिन ये कह रहा है कि 13 के बीच, 13 जो है 11 और 12 के बीच स्थित है। यानी कि ये कह रहा है, देखो ये है 11 और ये है 12, और क्या ये 13 यहाँ पर हो सकता है, नहीं हो सकता है। 13 कहाँ होगा भाई, इसके बाद ही होगा ना, 11 पहले आता फिर 12 फिर 13, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। देखो क्या है, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है, तो बीच में नहीं स्थित हो सकता कभी भी, ये ध्यान देना। ठीक है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य ही है। क्या है, असत्य है ना, इसको हम लिख देते हैं असत्य। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एल वाला। क्या लिखा है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये है पूर्ण संख्या और ये है 0। अब 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 खुद ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला आपका एल वाला सवाल सही है। ठीक है, एल वाली सवाल आपकी क्या है, सत्य है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है एम वाला। एम में क्या दिया है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। परवर्ती का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में 1 जोड़ देना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई भी 2 संख्याओं वाली, अगर हम 2 संख्याओं वाली 2 अंकों वाली संख्या अगर हम लें, तो उसमें अगर हम उसकी परवर्ती संख्या लिखें तो हमेशा क्या होगा, 2 अंकों वाली संख्या ही आएगी। ये क्वेश्चन में कहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों। क्यों नहीं होता है, मान लो हमने आपको दे दिया 99, ठीक है, अब हमने कहा कि परवर्ती संख्या लिखो इसकी या फिर अनुवर्ती संख्या, तो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, इसमें 1 जोड़ोगे। अब 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 1 10, 9 1 10, यानी कि 100 आ गया। अब देखो इसमें अंक कितने हैं, 1 2 3 अंक है ना, लेकिन इसमें क्या कहा था कि 2 अंकों की जो संख्या होती है, अगर उसका परवर्ती करें तो वह हमेशा 2 अंकों की ही होती है। तो यहाँ पर तो 3 अंक आ गया, इसका मतलब ये वाला भी आपका असत्य है। कौन वाला है आपका, एम क्या है आपका, असत्य है। ठीक है ना बच्चों, ये आपकी प्रश्नावली यहीं पर हो जाएगी समाप्त। ठीक है, और
अगली चीज़ ये है कि अगर अभी तक आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका फ़ायदा होगा कि जो भी आपको वीडियोस नए नए बनेंगे, मतलब इन पर जैसे कि भी मैंने अगला वीडियो कुछ बनाया तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है ना बच्चों, तो अब यहीं पर हम करते हैं बच्चों क्लास को समाप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।